बढ़ता हुआ चंद्रमा और घटता हुआ चंद्रमा, एक दिन शायद हमने इसको किया था। तो अब अगर जो बढ़ता हुआ चंद्रमा है वो तो शुभ होता है, और घटता हुआ चंद्रमा, जब पूर्णमासी के बाद जो है चंद्रमा घटता है ना, अष्टमी तक चंद्रमा घटता रहता है पूर्णमासी से, और मतलब पूर्णिमा से और अमावस्या तक चंद्रमा घटता है। द मून वेन्स फ्रॉम full moon to new moon. So this waning period is not considered auspicious. And the waxing period, बढ़ता हुआ चंद्रमा, this is considered auspicious. इसको शुभ माना गया है। तो बेनिफिक कौन है? बेनिफिक मतलब नेचुरली शुभ ग्रह कौन से है? गुरु हमेशा शुभ है, शुक्र शुभ ग्रह है, बढ़ता हुआ चंद्रमा शुभ है, और बुध अगर अच्छे ग्रहों के साथ बैठा हो तो वो भी शुभ है, अगर खराब ग्रहों के साथ बैठा तो फिर वो खराब है। और सुपीरियर प्लैनेट्स, ज्यादा बलवान प्लैनेट्स, जो बाहरी ग्रह हैं, जो अर्थ के बाहर जिनके ऑर्बिट थे, जिनकी दृष्टियां भी एक से ज्यादा है, मंगल, जुपिटर और शनि, इनको सुपीरियर प्लैनेट्स कहा गया है। इंफीरियर प्लैनेट्स जो छोटे छोटे ग्रह हैं, अर्थ के अंदर इनके ऑर्बिट्स हैं, अर्थ के ऑर्बिट से छोटे छोटे ऑर्बिट्स हैं, वो बुध और शुक्र है। मैम एक मिनट, ये जो इन्हीं को यही वर्ड दिया है हिंदी में, उत्तरायण और दक्षिणायन, ये वाला ही वर्ड है? घटता और बढ़ता, घटता और बढ़ते का ही है? घटते और बढ़ते चंद्रमा की बात कर रही हूँ मैं जी जी, अगर चंद्रमा से रिलेटेड है तो वही है, वही है। हाँ जी। फिर लॉर्डशिप्स ऑफ प्लैनेट्स, हर ग्रह को, ये वैसे मैंने आपको वैसे बता दिया था एक बार मूल जबानी तरीके से, आई एक्सप्लेन्ड यू वर्बली बट in written part that every planet rules one or the other sign. हर ग्रह किसी न किसी राशि को रूल करता है। 12 राशियां हैं, there are 12 zodiac signs, so every planet rules one zodiac sign. हर ग्रह किसी न किसी राशि को रूल करता है। तो सूर्य किस राशि को रूल करता है? सूर्य, सन रूल्स लियो, सूर्य सिंह राशि के स्वामी होते हैं, ये फिक्स्ड है बात, कोई लॉजिक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसके पीछे। चंद्रमा कर्क राशि को रूल करता है, उसका स्वामी माना जाता है हमारे शास्त्रों में, एंड इट रूल्स कैंसर साइन। मार्स जो मंगल राशि है, मंगल की राशि है, मंगल जो ग्रह है उसकी दो राशियां होती हैं, थैंक यू। तो मंगल की जो है दो राशियां होती हैं, सूर्य और चंद्रमा के अलावा बाकी सब ग्रहों की दो राशियां होती हैं, राहु केतु की कोई राशि नहीं, वो ग्रह तो है नहीं। So Rahu Ketu do not have possession of any sign, and only Sun and Moon are the two planets which have ownership of just one sign. Sun owns Leo and Moon owns Cancer, and rest all planets own two sign each. So मंगल जो है वो मेष और वृश्चिक को रूल करता है, बुध जो है वो कन्या और मिथुन को रूल करता है, और रूल मतलब उसके स्वामी माना जाता है उसको। गुरु जो है वो धनु और मीन का स्वामी माना जाता है। शुक्र जो है वो जो है आपका वृष और तुला का स्वामी माना जाता है, और शनि मकर और कुंभ। ये फिक्स्ड है, यू हैव टू लर्न इट। तो इसी से पता चलता है कि हमारा लग्न लॉर्ड कौन है, हमारा लग्नेश कौन है। अब जो लग्न का स्वामी है वही लग्नेश है। द प्लैनेट विच इज लॉर्ड ऑफ असेंडेंट इज द असेंडेंट लॉर्ड, और ऑल्सो कॉल्ड लग्नेश बिकॉज इट इज द लॉर्ड ऑफ दैट हाउस। Somebody who's the lord of second house will be called second house lord. The sign that will be occupying the second house, some planet will be the sign lord of that sign. That planet will be the called second house lord. जो planet दूसरे घर का स्वामी है तो उसे दूसरे घर का स्वामी कहा जाएगा। पंचम घर के स्वामी को पंचमेश कहा जाएगा, छठे घर के स्वामी को षष्ठेश कहा जाएगा, सप्तम घर के सातवें घर के स्वामी को सप्तमेश कहा जाएगा। सेवेंथ हाउस लॉर्ड, ये इंग्लिश और हिंदी का कन्वर्जन है, जोड़ नहीं। ठीक है जी। एंड देन वी हैव एक्सॉल्टेशन, डेबिलिटेशन, मूल त्रिकोण, एंड साइंस एंड डिग्रीज ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स। बिकॉज दिस स्लाइड वाज अबाउट प्लैनेट्स, ये पूरी पीपीटी जो है प्लैनेट्स के बारे में ही थी। तो अब आप देखिए एग्जांपल, सैटर्न इज Ma'am, just one question on that signs. Is it something that we have to just memorize, or is there any logic or something behind this? In Vratrashtra Hora Shastra also, which is the basic book of astrology, there is no logic given to it that
why sun should only be the lord of Leo. I mean, there can be schools of thought, there can be theories, but the concept is not covered like that. Like why A is called A, it is like this. Why B is called B? It could have been called E. Somebody who made connotations made it like that. So please mute your microphones. I think somebody's microphone is on. I can hear a little bit of disturbance, but that's okay. So example, in this horoscope, you can see that every planet is in some or the other side, because every house will occupy some sign. हर घर में कोई ना कोई राशि तो पड़ी रही होगी. जैसे यहाँ पे पहले घर में कुंभ राशि है, दूसरे घर में मीन है, तीसरे घर में मेष है, चौथे घर में वृष है, पांचवें घर में जेमिनी है. 6th house occupies Cancer and 7th house is occupying Leo. 8th house is occupying Virgo. नवम घर में, नवम जो घर है उसमें तुला राशि है, दशम में वृश्चिक है. In the 11th house it is Sagittarius, and in the 12th house it is Capricorn. So every house occupies some sign, or every sign occupies some house. Now the planet is always placed in some of the other house. हर ग्रह किसी ना किसी घर में बैठा होता है. 12 घरों का ही ऑप्शन है ना, कहीं उससे बाहर नहीं होता. ऐसा कोई हॉरोस्कोप नहीं होता जहाँ पे कोई ग्रह नहीं हो. चलो इस हॉरोस्कोप में ऐसा होएगा कि 9 की जगह 8 ही ग्रह हो, ऐसा नहीं होता. सारे ग्रह को हॉरोस्कोप में बैठना है तो किसी ना किसी घर, किसी ना किसी राशि में होना ही होगा. Every planet has to occupy a sign and a house. Like in this, all the 9 planets, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So if I talk about Mercury, can you tell me the sign Mercury is occupying? And the house Mercury is occupying? 8th house Virgo sign. कन्या. Perfect. हिंदी में आप बताएं कि विर्गो. 12वें घर में कौन से ग्रह बैठे हैं, और 12वें घर में राशि क्या है? शनि, राहु, शनि और जुपिटर. शनि, जुपिटर और कैप्रिकॉर्न. और मकर जो है राशि है 12वें घर की. मकर. Which planets are occupying 4th house? Mute your microphones, please. Unless you are not answering, please mute your mic. Rahu and Chandrama. Rahu and Moon. राहु and Chandrama. And the sign occupied by 4th house is Vrishab. only Hindi Bhashi people will speak, so that, because I know people who are attending the lectures in English have understood. Now, सप्तम घर में कौन सी राशि है और कौन सा ग्रह है? सूर्य राशि. सिंह राशि. ग्रह कौन सा है? कोई कोई ग्रह नहीं है. सूर्य की राशि में सिंह राशि होती है. सूर्य राशि नहीं कहेंगे, सिंह राशि. इसका नाम सिंह होता है, लियो होता है. 7th house is occupied by Leo sign, and there is no planet that we can see. Okay. Poonraji, I think your question has been answered. So in one house can have only one sign, right? This is right. In one house there is only one sign, but in one house can be many planets. एक घर में एक से अधिक ग्रह हो सकते हैं, पर एक घर में एक ही राशि हो सकती है, क्योंकि 12 राशि है, 12 ही हाउस है. ऐसा तो नहीं होता ना कि लगन में 11 और 12 दोनों हो और चलो दूसरे में कोई राशि ना ही हो. वो तो एंटी क्लॉकवाइज आपको पूरा बनाना ही पड़ेगा. कैसे हमें पता चलेगा? हम कहते हैं अच्छा ग्रह हो, बेनिफिक हो प्लैनेट, तो उसके लिए कैटेगराइजेशन बताई हुई है, एक आइडियल प्लेसमेंट बताई हुई है, एक अच्छी प्लेसमेंट बताई हुई है कि सूर्य जब एरीज में बैठते हैं, सूर्य जब मेष राशि में बैठते हैं, तो वो उनकी बेस्ट राशि मानी जाती है. प्लीज म्यूट करिए, मेरे को बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है और बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है. मैं देखती हूँ कि किसने म्यूट नहीं किया हुआ है. वल्ली जी म्यूट है, पार्थ जी म्यूट है, अनुराधा जी भी म्यूट है, और मनोज जी भी म्यूट है, नेहा जी भी म्यूट. एवरीबडी इज म्यूट. प्लीज कीप योरसेल्फ ऑन म्यूट अगर आपको अच्छे से समझना है इस चीज को. ठीक है जी. सो आई वाज सेइंग दैट एक्सॉल्टेशन, डेबिलिटेशन एंड मूल त्रिकोण. एक्सॉल्टेशन को हिंदी में उच्च की राशि कहा जाता है, डेबिलिटेशन को नीच की राशि कहा जाता है, और मूल त्रिकोण को मूल त्रिकोण ही कहा जाता है. तो इसका मतलब
अर्थ मीनिंग सिर्फ यही है दैट अ पर्टिकुलर प्लैनेट गिव्स बेटर रिजल्ट्स व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर साइन। कोई ग्रह जब किसी राशि में होता है तो उसकी कुछ राशियां होती हैं जिनमें वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, तो उसे उसकी उच्च की राशि कहते हैं, बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं उस राशि में। और अगर ग्रह अपनी खराब राशि में है जिसे नीच की राशि कहा जाता है, तो वो फिर अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता और बाकी का न्यूट्रल रहता है गेम। तो अगर सन की बात करें तो सन के लिए सबसे बेस्ट साइन प्लेसमेंट का है या नहीं आपकी हॉरोस्कोप में, वो अलग बात है, वेदर इट इज देयर और नॉट इट अनदर मैटर, बट व्हाट इज which sign is considered best for sun to be placed is Aries, और एरीज में भी 10 डिग्री का सन होता है तो उसे उच्च का सूर्य कहा जाता है। जो राशि जिस ग्रह की उच्च की होती है उसके ठीक सामने वाली उसकी नीच की होती है। तो एरीज में अगर सन उच्च का है तो लिब्रा में, यानी अगर मेष में उच्च का है तो तुला में नीच का होता है। तुला का सूर्य इतना बलवान नहीं माना गया है। और इस तरह से चंद्रमा की अगर मैं बात करूं तो चंद्रमा के लिए वृषभ राशि फॉर मून टॉरस इज एक्सॉल्टेशन एंड स्कॉर्पियो इज डेबिलिटेशन, नीच की राशि है उसकी। और बुध की मंगल के लिए जो 10वीं राशि है कैप्रिकॉर्न, ये उसकी उच्च की राशि है, और कर्क राशि उसकी नीच की राशि। बुध के लिए उसका ही खुद की राशि एक वर्गो राशि होती है ना, बुध की कन्या राशि भी होती है, कन्या राशि उच्च की राशि है और उसके ऑपोजिट वाली पाइसेस जो है उसकी नीच की राशि है। मीन राशि में बुध जो है नीच का बुध कहा जाता है। आप टीवी वगैरह में सुनते हैं ना नीच का गुरु बैठा हुआ है, तो कुछ नहीं, अगर कर्क राशि में गुरु बैठा होता है किसी की हॉरोस्कोप में तो उसे हम कहते हैं नीच का गुरु है। इफ गुरु इज ऑक्यूपाइंग कैंसर साइन इन एनीबॉडीज हॉरोस्कोप, दैट गुरु इज कॉल्ड डेबिलिटेटेड जुपिटर, राइट? एंड इफ Jupiter is occupying Capricorn, अगर गुरु जो है कर्क राशि में होता है तो उसे उच्च का गुरु कहा जाता है, इट इज एक्सॉल्टेड जुपिटर। इफ इट इज इन कैप्रिकॉर्न, अगर मकर राशि का गुरु होता है, जैसे अभी करंटली अगर आपको बताओ तो ट्रांजिट में आजकल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं या आजकल जो जिस राशि में गुरु हैं वो 10वीं राशि में चल रहे हैं आजकल गुरु, तो आजकल नीच का गुरु चल रहा है। जो भी बच्चे अभी आजकल देखिए, ये करंट कुंडली है जिसकी भी अभी इतने बजे की है, 4 बजे की, तो ये क्या है? स्वराशि शनि, शनि इज ऑक्यूपाइंग इट्स ओन साइन बिकॉज 10th इज शनि साइन एंड गुरु इज ऑक्यूपाइंग, जुपिटर इज ऑक्यूपाइंग द डेबिलिटेटेड साइन। दिस इज हाउ यू सी दैट डेबिलिटेटेड है कि क्या है। अब सन भी कैसा डेबिलिटेटेड है, 2 प्लैनेट्स डेबिलिटेटेड हो गए, नीच के हो गए। सूर्य भी देखो 7वें में नीच का होता है। साइन तो एक्सॉल्टेशन तो ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर डिग्री भी मेंशन्ड है कि भाई 10 डिग्री पे एग्जैक्टली सबसे ज्यादा अच्छा 10 डिग्री पे होता है सूर्य, जब एरीज में 10 डिग्री का है। और मैम ये कुंडली जब कुंडली देखते हैं, कुंडली में भी ये बोलते हैं चांदी के पैर या सोने के और ये तांबे, ऐसा कुछ भी साइन बताते हैं। अलग टॉपिक है, अलग टॉपिक है अनुराधा जी, अभी इससे रिलेटेड सवाल कीजिए। ऐसे तो मैम बहुत कुछ जैसे है। याद करने के लिए ऐसे कह सकते हैं कि उच्च और नीच में 6 राशियों का अंतर है। मैंने वो तो कहा ही, उच्च और नीच एक दूसरे के सामने एक दूसरे से 7वीं होती है। सूर्य अगर मेष में उच्च का है तो उसके 7वीं, मेष से 7वीं लिब्रा होती है ना, मेष से 7वीं तुला होती है, और वृषभ की 7वीं वृश्चिक होती है, हाँ, और मकर की 7वीं कर्क होती है, और तुला और जो है कन्या की 7वीं मीन होती है। वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, एक्यूरस, ये सारे मिला रहे 7th ही बैठता है वो। और जुपिटर में भी आप सबके लिए ऐसा ही है। लगन से 7वीं राशि नीच की नहीं 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 नहीं, लगन की तो बात ही नहीं हुई अनुराधा जी, लिखा हुआ तो है सूर्य के लिए एरीज अगर उच्च की राशि है तो एरीज से 7वीं राशि, एरीज से 7वीं काउंट करिए, मेष से मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, अच्छा तुला 7वीं ओके। नीच की राशि। तो टेबल का कोई और रास्ता नहीं, आपको याद करना पड़ेगा, और ये इंपॉर्टेंट है, याद करना ही रहेगा आपको। देखिए सूर्य शनि का ऑपोजिट होता है। सूर्य जो है, मैं याद करने का बता दूं, सूर्य और शनि ऑपोजिट है। सूर्य एरीज में
एग्जॉल्टेड है और शनि जो है लिब्रा में एग्जॉल्टेड है और इसमें नीच है। इसी तरह से ना जुपिटर और मंगल भी अपोजिट होते हैं। जुपिटर कर्क में उच्च के हैं और मंगल कर्क में नीच के हैं। 2-3 का ही आपको याद जो है ना करना रहता है। चंद्रमा इसी राहु तरह सेम से है। हाँ, बुध और शुक्र का आप देखो उल्टा है। तीन कॉम्बिनेशंस में ये 6 ग्रह हो जाते हैं। मैम 3rd और 5th में हो गया, ऐसे ही 4th और 6th का अपोजिट हो गया, 1st और 7th में अपोजिट हो गया। हाँ, और राहु को जो है उच्च का कहा जाता है। राहु को चंद्रमा की तरह, जैसे चंद्रमा उच्च का है टॉरस में और स्कॉर्पियो में नीच का है, उस तरह से राहु का भी है, तो उसका ऑपोजिट जो है केतु के लिए वैलिड है। अब इसमें सिंपल से मैंने लिखा हुआ है, एक सेकेंड। उच्च के जो ग्रह होते हैं उसमें क्या हुआ, उस पर्टिकुलर साइन में उनकी परफॉर्मेंस पावर ज्यादा होती है, दैट्स वाई वो उच्च के ग्रह कहा जाते हैं, वहां पे उनको ज्यादा पावर मिलती है। और नीच में उनकी परफॉर्मेंस एक्टिविटी, उनको एनवायरमेंट उतना अच्छा नहीं मिल रहा है एंड दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म दैट वेल। हाँ जी प्लीज क्वेश्चन। मैम द डिग्री जो एक्सॉल्टेशन एंड डिवोल्टेशन की डिग्रीज हैं, जैसे 10 डिग्री दिया हुआ, दिस इज 0 to 10 और इज ओनली 10? 10 डिग्री ओनली 10 is 10 degree 10 degree क्योंकि either is 9 or 11, it's not workable. It is workable, but I mean there it is a point. So exaltation sign is Aries. Sun is exalted in Aries at 10 degree. So it will be only for one day. Yashpal ji, it will only be for one day, which will be around 24th of April. 27 or 24. 14th April को 0 डिग्री का एरीज में एंटर करता है सन। Yeah. So around 24th, 25th of April, that day, whoever is born, they have the best sun in their horoscope, like that. Yeah, understand now. The whole month is good, but Yeah, now that's the peak point, isn't it? That's the peak point. That's Yes. a peak point. But the whole Aries is good. Whole Aries is called exaltation, but it will Yeah. have obviously a peak point. It will rise like this and fall. So that's the maximum point where you get the maximum effect of sun in that particular Rashi. But as far as it is a Aries, you know, as far Yeah. as it is Aries, it is good enough because you know now Yeah. one particular day. So every child who's born on 24th, 25th, now they're very powerful sun. Yes. हाँ जी. So मूल त्रिकोण is second best option. पोनराज जी का भी क्वेश्चन था यहाँ पे। मूल, what is मूल त्रिकोण? मूल त्रिकोण is the second best option. Mostly मूल त्रिकोण are their own signs. आप देखो own signs में एक particular degree, because for sun Leo is मूल त्रिकोण. See, for when Aries is, it is best, but sun's own sign, if sun is placed in its own sign, स्वराशि में भी जब होता है ग्रह तो अच्छा ही होता है। अब जिस घर का स्वामी होता है, जिस राशि का स्वामी अगर वहीं बैठ जाए तो भी अच्छा है। 0 to 20 डिग्री इज द बेस्ट, उसमें एक रेंज बताई गई। एंड इस तरह से मून टॉरस में एक्सॉल्टेड है, टॉरस में ही इट इज इट्स मूल त्रिकोण। बेसिकली नेम कैन बी एनीथिंग, बट द पॉइंट इज द परफॉर्मेंस पावर, जो उसकी क्षमता है परफॉर्म करने की, वो सबसे ज्यादा अच्छा जो मून परफॉर्म करता है वृषभ राशि में करता है। शुक्र की राशि में 4 से 20 डिग्री पे अगर है तो उसको मूल त्रिकोण का कहेंगे, उसको उच्च का नहीं कहेंगे। 3 डिग्री पे वो एक्सॉल्टेड होता है। मार्स के लिए अगर बात करें तो अपने साइन एरीज में हर एक का एक मूल त्रिकोण साइन। देखिए एरीज, मंगल ठीक है कैप्रिकॉर्न में उच्च का है, मकर राशि में उच्च का है, लेकिन उसके अपने भी तो 2 साइन है ना, अपने भी तो 2 साइन है, मेष और वृश्चिक। तो मेष में, उनमें से मेष में वो मूल त्रिकोण कहा जाता है। मेष में वो तो ज्यादा अच्छा है, वृश्चिक से ज्यादा पावरफुल है, वो उसका मूल त्रिकोण है, सेकंड बेस्ट कैटेगरी। देन बुध के लिए भी ऐसा ही, वर्गो में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो ये एक्सॉल्टेड है, बट 16 to 20 डिग्री इट इज कंसिडर्ड इन वर्गो वेरी गुड पोजिशन। एंड फॉर जुपिटर जनरली ना, फॉर अ थंब रूल, आई मीन जस्ट टू रिमेम्बर, मोस्ट प्लैनेट्स ओन साइन, जो उनका ऑड साइन होता है ना, उसमें ज्यादातर वो मूल त्रिकोण राशि मिलती है हमको। जैसे अगर गुरु की बात करूं तो गुरु की 2 राशियां हैं, 9 नंबर और 12 नंबर, पर 9वीं राशि उसकी मूल त्रिकोण। मंगल की 2 राशियां, 1 नंबर और 8 नंबर, जो ऑड नंबर थी 1 नंबर, वो उसकी मूल त्रिकोण है।
लेकिन बुध में ये वैलिड नहीं है, बुध में तो 6 नंबर राशि उसकी मूर्तिपूर्ण होती है। और ऐसे शुक्र के लिए भी 2 और 7 उसकी राशियां हैं, तो ऑड नंबर वाली राशि 7 नंबर लिब्रा, वो उसकी मूल त्रिकोण राशि है। शनि के लिए भी 10 और 11 उसकी राशि है, तो ऑड नंबर वाली राशि जो है एक्यूरस, वो उसकी मूल त्रिकोण राशि है। मैम हम इसलिए कह सकते हैं कि वो इनमें गुड रिजल्ट्स प्रेजेंट करते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही कह सकते, और कोई इसका अर्थ नहीं है, और कुछ नहीं है इसका, यही है कि इसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और जो कहते हैं ना प्लैनेट वीक हो गया, स्ट्रांग हो गया, तो वो बात इससे पता चलती है। तो आप इसको एक बार गो थ्रू जरूर करिएगा। दिस इज जस्ट अ क्विक रिवीजन, इसमें कुछ नई बात नहीं लिखी है। स्लाइड, दिस इज नथिंग न्यू इन द स्लाइड, दिस ऑल वी हैव डन, इट्स जस्ट अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। पूरा टेबल की तरह लगा के दिखाया है कि सन किस राशि के स्वामी है, किस में एग्जॉल्टेड होते हैं, किस में डेबिलिटेड, किस में उच्च का होता है, किस में नीच का होता है, उसकी दृष्टि कौन सी है, उसकी नेचर कैसी होती है, उसका जेंडर क्या होता है। ऐसे ये हमने सब किया है। मैम इट्स अ समरी बेसिकली। नहीं, आप तो हाँ रिव्यू है, और ये स्लाइड तो आपके पास है ही, ये सारी स्लाइड्स हैं आपके पास। यस मैम। I have one question. यस मैम पोनराज जी ने पहले क्वेश्चन पूछा है। अनुराधा जी, 1 मिनट बाद आपका क्वेश्चन लूं। यस पोनराज जी प्लीज। Yeah, with the sign of debilitation and exaltation, we see that Yeah. it's one sign, but not for everyone. The Jupiter and the planets will be in the same sign, right? It'll be like different signs only, right? And So, this question was asked Ponraj ji. oh, This okay. question was asked, and I had Oh. answered that, you know, this is the, we just mentioned the best performing signs and the worst performing signs. We'll come back to, we'll be doing later the neutral and friendly and everything. Okay, okay. But the okay. other signs, we will be doing it. Okay. We shall be doing that. Okay, ji. So moving forward, there's a table of favorable planets. That for Aries Lagna, which are the favorable planets. For Taurus Lagna, which are the favorable planets. Which are the unfavorable planets. This you may not remember. This I'll tell you a rule later. You will get to know yourself. Okay. You don't need to remember these. This is again a revision slide. We've done it. We've covered it. Sun, उसका हिंदी में नाम रवि या सूर्य होता है। वो किन चीजों को हमारी कुंडली में बताता है? सोल यानी आत्मा, पावर, हेल्थ, हमारी जो हेल्थ होती है, जनरल वेलबींग, हमारी सलामती को, हमारी इम्यूनिटी को, फादर को, किंग को, रॉयल फेवर्स, जो हमें गवर्नमेंट से कुछ भी लाभ मिलते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब मिलती है या गवर्नमेंट के टेंडर वगैरह हमें मिलते हैं, वो सारी चीजें सन के इंपॉर्टेंट होने से उनका इंपॉर्टेंस है। आई हमारी आंखों को, हमारी प्रेस्टीज या हमारे फेम को, हमारे मान को सूर्य बताता है। चंद्रमा, ये हमने पहले ही किया था, हमारे मन को बताता है, हमारी फीलिंग्स को, इमोशन को, पानी को, माता को, सुख को, और इसमें भी थोड़ा सा किसी मिनिस्टर वगैरह से, मिनिस्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। एफ्लुएंस को, हमारे ट्रैवल को। मंगल तो देखिए हमारे स्टेमिना को, हमारी शक्ति को, एनर्जी को, मेनली तो प्रॉपर्टी वगैरह को, और छोटे भाई बहन, ब्रदर्स, कजन्स, स्कैंडल्स में भी लोग फंसते हैं मंगल की वजह से। इन वेपन्स को, जो ये वेपन्स होते हैं ना, शस्त्र, उनको भी मंगल बताता है। और बुध इंटेलिजेंस को, स्पीच, एजुकेशन, लॉजिकल जो ये लॉजिक थिंकिंग होती है, प्रोफेशन होता है, राइटिंग, पब्लिशिंग, ज्योतिष, ये सब एरियाज लिखे हुए हैं, आप इनको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। सब वी हैव कवर्ड, जस्ट अ शॉर्ट क्विक रिविजन। शुक्र को देख लीजिए, शादी को बताता है, स्पाउस, पार्टनर को बताता है, सेक्सुअल मैटर्स, सिंगिंग, सेंट, काउ, ऑल आर्टिकल्स, लग्जरी, art, music, all these things are under Shukra. This is again a revision slide in the end, because this is the end of this PPT. It's just in the end, the elements we just covered today, colors we did today, signs are again mentioned for you to read, metals are again mentioned, stones are also mentioned. Some of the stones you will say that, ma'am, for sun you said ruby, but here it is written topaz. They are the semi-precious stones.
those were the precious stones. Now everybody cannot afford to have the most precious stone ना, हर कोई तो महंगा रूबी, नीलम, पुखराज नहीं खरीद पाता है ना, हर एक व्यक्ति तो नहीं खरीद पाता है, तो ये सेमी प्रेशियस है, दे ऑल्सो वर्क। कुछ हर्ब उनसे रिलेटेड बताई गई है, प्रॉपर्टी बताई गई है उनकी। मैम these are crystals basically ना? क्या, सॉरी नेहा जी? Crystals मैम, stones, क्रिस्टल्स भी हैं, क्रिस्टल्स भी हैं, ये क्रिस्टल्स भी कह सकते हैं, या एमेथिस्ट वगैरह तो स्टोन में भी आते हैं ना, सफायर भी, सुनैला वगैरह, सुनैला जैसे पुखराज के लिए होता है, हल्का आइटम होता है पुखराज, सुनैला। नीलम के लिए नीली आता है एक, रूबी के लिए भी ऐसे आता है लाल सा कुछ, तो वो सेमी प्रेशियस भी बताए गए हैं, कुछ ऐसा बताने वाली बात नहीं है स्लाइड में। Nakshatras we'll do sometime later, and but for your knowledge, there are 27 nakshatras, and these are the names of those nakshatras. Tomorrow you can, all go through their names, and there are 27 of them. तो हम ऐसे 9 की लाइन में इनको लगाते हैं, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, 9। फिर हमने 10 लगाए, फिर 10वें से यहाँ से फिर से एक लाइन बना के स्टार्ट करा, मगा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। फिर 9 लगाए, मूल, पूर्वषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा, सतविशा, पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। So now, like for signs we had lords, for nakshatras also we have lords of each nakshatra. ये एक सीक्वेंस है जो आपको याद करनी पड़ेगी, ये दशा के लिए भी यही सीक्वेंस होती है, तो थोड़ा सा याद करने का इस वीक आपके पास काम है। इन स्लाइड्स को बार बार देखें, प्लीज गो थ्रू सी दीज स्लाइड्स अगेन एंड अगेन। इट वाज मोर ऑफ अ theoretical lesson today, and though I did try that whatever can be interlinked, but it is a theoretical, this is the theory of astrology which you need to learn, and उसको हम एक, ये मैं बताऊं, अगर नक्षत्र को याद करना हो, 2 नक्षत्र हम डिटेल में करेंगे, बट उसको याद करने के लिए एक हिंदी में तो हमने इस तरह से याद किया हुआ है, बाकी आप देखिए कैसे। भू के शु, जैसे हमको हमारे गुरु ने बताया था, भू के शु, सुचन मंग रागुषा, भूकेशु, सुचनमंग, रागुषा, एक सीक्वेंस की तरह आप याद कर सकते हैं। तो इसमें बुध से ना स्टार्ट होके केतु से स्टार्ट होता है। मैं बताऊं एक तरीका? आप अभी रुक जाइए, पहले मुझे बता दीजिए, एक सेकंड पहले मैं बता दूं, जो ये मेरा बनाया हुआ तरीका नहीं है, क्योंकि ये मोस्ट, मतलब ये सदियों से चला आ रहा है, लोग इसी तरह से याद करवाते हैं अपने स्टूडेंट्स, उनको भी किसी ने याद कराया था, मतलब नॉर्थ इंडिया में तो बहुत पॉपुलर है। तो भू को लास्ट में आप लगाएं, तो फिर आप देखिए के शु सु चन मंग रागुषा, तो केतु की दशा से नक्षत्र, केतु के लॉर्डशिप से नक्षत्र स्टार्ट होते हैं। अब मैं आपको एक सेकेंड दिखा देती हूँ। ये देखिए, केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, शनि, और फिर बुध लास्ट में लगा देते हैं। और ये इन तीन के ये लॉर्ड्स हैं, इसलिए इनको ऐसे 9 के जो रो में लगाया था, वो रीजन ये था, दे वर प्लेस्ड इन अ सीक्वेंस ऑफ 9 9 9 so that they could be, we can decide their lord. Yes, Neha ji, now you can tell your method if you want to share it with your batchmates. मैं बोल रही थी मैम। जी सॉरी। हमने जो करा था ना, उसमें उन्होंने कहा था केशुर, चमरा, खुशबू याद कर लो। केशुर, चमरा, खुशबू, रवि है ना, केशुर, चमरा, खुशबू, इसको जैसे याद हो जाए, बेसिकली याद ही करना है। अब जो हमारे पास यहाँ पे साउथ इंडिया से हैं या फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, दे विल नॉट बी एबल टू रिमेम्बर एनी ऑफ दीज, यू हैव टू मेक अ सीक्वेंस ऑफ देम एंड रिमेम्बर इट, इट इज फिक्स्ड, you read it over internet, the dasha system, the sequence is fixed, then the lord of nakshatras are fixed, that Ashwini, Magha, Mool are under the lordship of Ketu, so you make your own formula, do whatever KV, SM, MM, RJ, SM, whatever you want to make, but you have to remember it. The point is this. 27 नक्षत्रों के नाम भी याद करने पड़ेंगे। हाँ, याद करने पड़ेंगे।